एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे 21 जनवरी 2012 को हुआ था। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी प्रीवियस ईयर करा दिए, ना देखे हो तो देख लेना। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आता है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, यानी कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, यानी कि बच्चे जो हैं उन्होंने उत्तरों को सही से याद नहीं कर पाए, इसीलिए वो फेल हो गए। दूसरा है कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन ले सकते तो हो सकता था कि वो पास हो जाते, तो पता नहीं क्यों नहीं हुए। तीसरा है कि व्यवस्था ही फेल हो गई, जो हमारी स्कूल की व्यवस्था थी वो फेल हो गई, इसलिए बच्चा फेल हो गया। और चौथा है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था, तो मतलब किसी पर कसूरवार ना ठहरा कर बच्चे को ही कसूरवार ठहरा दो कि बच्चा ही योग्य नहीं था, इसीलिए वो फेल हो गया। इसमें से बताओ, इसमें से तो क्या मतलब होगा कि जब बच्चा फेल होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। देखो, हमारा जब बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने सही तरीके से याद नहीं किया। हम बच्चे पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकते तो तुमने सही से याद नहीं किया होगा इसीलिए तुम फेल हो गए। ना तो हम ये कह सकते हैं कि तुम प्राइवेट ट्यूशन अगर ले लेते तो पास हो जाते, क्योंकि क्या है कि वो जिम्मेदारी स्कूल की होती है कि बच्चों को अच्छे से लर्न कराए, नहीं कि प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए प्रोत्साहित करे। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हम योग्य नहीं हो तो आपको उसे योग्य बनाना होगा, इसीलिए तो वो स्कूल में आया है। तो ये कुछ नहीं कह सकते, गलत है। तो हम सबसे से ये क्या कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्था ही फेल हो गई, इसलिए बच्चा फेल हो गया। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चों को कभी भी हमें इसके बारे में नहीं कहना चाहिए, बच्चों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशंस भी है कि यदि छात्र किसी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हो गई। मतलब बच्चा अच्छा खासा है और उसे कोई मानसिक बीमारी भी नहीं है, तो अगर बच्चा फेल हो रहा है तो क्या दिक्कत होगी, ज़रूर हमारी व्यवस्था में तो स्कूल की दिक्कत होगी, इसीलिए तो फेल हो रहा है। इसी से पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, समझाया नहीं जा रहा होगा, तो हम लोगों की गलती होगी। ठीक है, हम टीचर्स हैं तो हमें बच्चों पर गलतियाँ नहीं डालनी है, स्टूडेंट्स स्वयं के ऊपर गलतियाँ डालनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन बी है रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, और ऑप्शन डी है कि परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन यही है। कौन सी शिक्षा पद्धति अपनाएं? बाल केंद्रित। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अपनाएं, जिसमें बच्चा जो हो वो मुख्य में हो, ना कि टीचर बच्चे मुख्य में हो। अगर टीचर मुख्य में होंगे तो फिर बच्चे कैसे सीख पाएंगे। ना ही पाठ्य पुस्तक हो, मुख्य में कौन होना चाहिए? बच्चे होने चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, तो हम इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये वाले परिवर्तन अपना सकते हैं। रटने को कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, बच्चों को तोता बनाना नहीं चाहिए, हर चीज़ को बच्चे को अच्छे ढंग से समझाना चाहिए। अग्र शिक्षण की तकनीक और परीक्षा परिणाम इन सब पर कभी भी केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि हम बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, शिक्षण से किस पर बल दिया जाता है? अधिगम पर यानी कि सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के जो बीज होते हैं उनको बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दूसरा है कि श्याम पट्टे पर चित्र को बना देना और उसका वर्णन करना। तीसरा है कि बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, और चौथा है कि विस्तृत व्याख्या करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए, कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, अगर हम बीजों के अंकुरण की संकल्पना के बारे में अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो सबसे अच्छा यही तरीका होगा कि हम पौधों के बीजों को बोएं और उसके जो अंकुरण, उसके चरण किस तरह के कब क्या होता है उसके अवलोकन करें, बच्चों को दिखाएं, जिससे बच्चे से सीख पाएंगे।
हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो सबसे प्रभावशाली होगा। वही बात है कि जो होती है थ्योरी, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल काम में आता होगा। आपने देखा भी होगा कि जो होम साइंस होती है उसमें खाना बनवा के देखा जाता है, या फिर कृषि विज्ञान होता है तो उसमें बच्चों से करवाया जाता है फील्ड वर्किंग, और उनसे बीज हो जाते हैं जिससे बच्चे सीख सके। तो ये सबसे अच्छा इफेक्ट डालता है, क्योंकि क्या होता है बच्चे थ्योरी तो भूल जाएंगे, आप अगर उन्हें सिखाएंगे कि बीज ऐसे ऐसे बहुत, थोड़े दिन बाद अगर उनसे पूछोगे तो वो भूल जाएंगे। उसकी जगह पे अगर आप उनसे क्या करवाओगे, प्रयोगात्मक करवाओगे, उनसे बीज बोवाओगे, फिर उन्हें बताओगे किस तरह से अंकुरण हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मतलब उनकी हर एक अवस्था को बताओगे, उसके उनका अवलोकन करने के लिए कहोगे, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो ट्राई कीजिए कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बच्चा उसके बारे में सीख सके, कैसा प्रैक्टिकल रूप में, ना कि थ्योरी बेस में। थ्योरी बेस में तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, 29 जनवरी 2012 को पूछा गया था। दाखिले संबंधी जो कठोर प्रक्रियाएं हैं, दाखिले संबंधी जो कठोर प्रक्रियाएं उसको बढ़ावा देंगी। तथ्यों की शिक्षा ये मात्रारोपण से संबंधित होगी। और चौथा है कि हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाते हैं। समावेशी शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? वह शिक्षा जहाँ सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक साथ लेकर ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे होंगे बिना किसी भेदभाव के। तो वो विविधता का क्या करती है? कक्षा में उत्सव मनाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि शिक्षा का समावेशीकरण हमें ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या बताती है कि जो विशिष्ट बच्चा होता है और जो एक सामान्य बच्चा होता है, सामान्य बच्चा भी होता है जिसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल होता है। और विशिष्ट बच्चा होता है वो किसी न किसी प्रकार की उसे प्रॉब्लम होती है, चाहे मेंटल और चाहे फिजिकल। तो वो दोनों बच्चे जब एक साथ एक शिक्षा ग्रहण करते हैं एक ही क्लासरूम में बैठकर, ठीक है, तो इनसे हम कहते हैं सामान्य शिक्षा, या कहते हैं समावेशी शिक्षा। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो टाइम भी ज़्यादा बिताएंगे। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत और विस्तृत दृष्टिकोण अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। पहले ऐसे कहा गया था कि जो समावेश शिक्षा है वो किसके लिए किया जाए? जो विशेष छात्र हैं उनके लिए। फिर आगे चल कर क्या हुआ कि सामान्य और विशेष दोनों बच्चों के लिए इसे जोड़ दिया गया। अब वही शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है, जिसमें विशिष्ट और सामान्य दोनों एक साथ बैठकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी है मुक्त अंतर वाले प्रश्न, ऑप्शन सी है सत्य असत्य, ऑप्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, सत्य और असत्य। ये पूछ रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में कैसे प्रश्नों को रखेंगे? तो जो सत्य और असत्य वाले प्रश्न होंगे उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्रश्नों के बारे में एक लाइन लिखकर ये पूछा जाना है कि वाक्य सत्य है या फिर असत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए है कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, दूसरा है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, तीसरा है कि बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, और चौथा है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी के समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। यही हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है जहाँ समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में कैसा होता है? लचीलापन होता है। ठीक है, जहाँ बार बार परीक्षाएं ली जाती हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाता है और केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देश होता है, वो कभी भी प्रगतिशील शिक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, वो रटन विद्या को बढ़ावा देगी, ना कि प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन को।
हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि जो विषय वस्तु है उसको समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में क्या किया जाए, लचीलापन, और साथ ही छात्रों की जो बैठने की व्यवस्था है उसमें भी क्या किया जाए, लचीलापन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा के लिए रहा है। वे मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की देश के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ऑप्शन बी है प्रश्नों के प्रकार, ऑप्शन सी है विश्वसनीयता, ऑप्शन डी है वैधता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। एक शिक्षक है वो प्रश्न पत्र को बनाने के बाद अगर ये जांचता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य उनकी परीक्षा के लिए हैं, तो ये मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की जो संपूर्ण विषय वस्तु हैं उसको शामिल करने के बारे में कैसा है, चिंतित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये अप्रासंगिक है, तीसरा है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, और चौथा है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका ये दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब ऐसा आकलन जो कि विद्यालय पर आधारित है वो किस सिद्धांत पर होगा। बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, यानी कि जो बाहरी परीक्षक हैं वो उन्हें इतनी अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से शिक्षक यानी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की क्षमताओं को जानते हैं। दूसरा है कि किसी भी कीमत पे विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा बीमार हो या बच्चे कुछ हो जाए, लेकिन हमसे क्या करना चाहिए, सबसे अच्छे उसे ग्रेड मिलने चाहिए। तो ये तो बकवास ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि विद्यालय बाहरी परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। जो बाहरी परीक्षा निकाय हैं उनसे क्या अच्छे से एक बार कौन कर सकता है, विद्यालय। और चौथा है कि आकलन बहुत किफ़ायती यानी मितव्ययी होना चाहिए, बहुत ही सस्ता होना चाहिए। तो बताइए मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है विद्यालय आधारित आकलन। तो उसका आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो बाहरी परीक्षक होते हैं उनकी अपेक्षा जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षक उनकी विशेषताओं को अच्छे से क्षमताओं को जानते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है वो विद्यार्थियों के बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो विद्यार्थियों की कमजोरियां होती हैं वो उसमें विद्यालय सुधार कर लेता है। और ये एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का क्या करते हैं, आकलन, क्योंकि वे अपने छात्रों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसके ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, टीचर्स के। तो सबसे अच्छा असेसमेंट यही होता है विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन की उनके स्टूडेंट्स को वह टीचर्स अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए है कि सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, ऑप्शन बी है कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और ऑप्शन डी है कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। जो शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः जो टीचर्स होते हैं उनको सीखने के विविध जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनको क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि यदि शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रदर्शित करेगा तो शिक्षक को जितना भी सीखने के तरीकों के बारे में ज्ञात होगा, सभी प्रकार के अनुभवों को क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ऑप्शन बी है विकास हमेशा रेखीय होता है, ऑप्शन सी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और ऑप्शन डी है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन
ए कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत है, बाकी ये इनमें से नहीं है। सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से लगातार चलती रहती है। ये गतियाँ कभी तेज हो जाती है, प्रक्रिया तो कभी धीरे हो जाती है, लेकिन चलती रहती है, लेकिन कभी नहीं रुकती है। विकास हमेशा चलता रहता है, कभी धीरे चलता है, कभी तेज। उदाहरण के अनुसार शरीर के कुछ भागों का विकास बहुत ही तेजी से होता है और कुछ का बहुत कैसा होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव के विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तीसरा है कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चौथा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कि जो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होती है, मानव के विकास को उन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि मानव का विकास होता है वो प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य है वो भी स्थापित होता रहता है। वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं और मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है मनोवैज्ञानिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। उसके बाद उस क्षेत्र के बारे में भी जानकारी लेता है जो कि उसके संज्ञान में लाकर उस पर विचार करे और उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझ कर क्या करे, प्रस्तुत करे और अंत में समाज विकास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पहले वाले ज्ञान से जोड़ लेता है और पोषण की संकल्पना को क्या करता है, सीखता है। ये उपागम टेस्ट पर आधारित है। ऑप्शन ए है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी है पुनर्वलन के सिद्धांत। ऑप्शन सी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। ऑप्शन डी है ज्ञान के चरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान के चरण, ज्ञान के निर्माण। ठीक है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है और विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि इस जानकारी को अपने पहले वाले ज्ञान से जोड़ दे और पोषण की संकल्पना को सीखे। तो ये उपादान उसके ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। अगर हम बच्चों में अच्छे से ज्ञान का निर्माण करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए हम उसका चित्र बना सकते हैं, फिर चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद उसे अच्छे से समझा सकते हैं जिससे वो उसके बारे में कभी ना भूले। ठीक है, साथ ही विषय वस्तु को उसके पहले वाले ज्ञान से हम जोड़ देते हैं ताकि वे क्या करें, अपने नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। इस तरह की प्रक्रिया को हम ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डेस्क के कारण रोता है। होता क्या है कि बच्चा अपनी दादी के पास होता है और दादी उसे बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। दादी क्या करती है, उसकी माँ की गोद से उसे लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा क्यों रोता है? ऑप्शन ए कि सामाजिक दुश्चिंता है। ऑप्शन बी है संवेगात्मक दुश्चिंता है। ऑप्शन सी है अजनबी दुश्चिंता है और ऑप्शन डी है वियोग दुश्चिंता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता है। ठीक है, वो अपनी माँ से कैसे जुड़ा हुआ, संवेगात्मक रूप से इमोशनली अपनी माँ से अटैच्ड है और जब दादी उसे लेती हैं तो वो भाव वो फील जो उसे अपनी माँ के पास हो रहा होता है वो उसे अलग हो रहा होता है, इसीलिए वो क्या होता है, दुश्चिंता होती है, संवेगात्मक दुश्चिंता, जिसके कारण वो रोने लगता है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जब बच्चे को हम उसकी माँ की गोद से लेते हैं तो वंश संवेगात्मक दुश्चिंता होती है जिस कारण वो बच्चा रोने लगता है, मतलब अपनी उस माँ से क्या हो गया होता है, मोह हो गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन बी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन सी है कि सामाजिक के वातावरण में अनुकूल और समायोजन और ऑप्शन डी है समाज के मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि समाज के वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ठीक है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य होता है कि समाज के वातावरण में अनुकूल और समायोजन।
हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि शिक्षा जो होता है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया को क्या बनाता है, सरल, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक जो मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, व्यवहार होते हैं, इन सबको सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप ही बनाने का प्रयास करता है। एजुकेशन के द्वारा ये क्या होता है कि हमारी जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो ईजी हो जाती है। साथ ही एजुकेशन के द्वारा ही हम समाज में जो मूल्य होते हैं, आदर्श व्यवहार हैं, इन सबको सीखते हैं और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का भी प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य स्तर की एक एकल ज्ञान प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को बाध्यता देता है, ये दर्शाता है। यानी कि क्या हो रहा है कि राज्य स्तर स्टेट लेवल का एक कंपटीशन हो रहा है, एकल गायन प्रतियोगिता। इसके लिए टीचर्स क्या करते हैं कि लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं, लड़कों को तो नहीं। तो ये हो क्या रहा है? ऑप्शन ए के वैश्विक प्रवृत्तियां हैं, ऑप्शन बी है प्रयोजनात्मक उपागम है, ऑप्शन सी है प्रगतिशील चिंतन है और ऑप्शन डी है कि लैंगिक पूर्वग्रह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये लैंगिक पूर्वग्रह है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जब कोई संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर वरीयता दी जाती है किसी एक विशेष वर्ग को, तो उस प्रक्रिया को हम लैंगिक पूर्वग्रह कहते हैं। यानी कि कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें लड़कियों को प्राथमिकता देना, लड़कों को नहीं, या कहीं पे लड़कों को आगे बढ़ाना, लड़कियों को नहीं, यानी कि किसी लिंग विशेष को आगे बढ़ाना, वो क्या हो जाता है, लैंगिक पूर्वग्रह जाना जाता है। और एक स्टेट कंपटीशन में लड़कियों को बढ़ावा दे रहा है, लड़कों को नहीं, तो वो लिंग पूर्वग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे सीखते हैं, तो इसके लिए वो किस भूमिका पर ज़्यादा बल दिया है बाइगोत्स्की ने? ऑप्शन ए है अनुवांशिक, ऑप्शन बी है नैतिक, ऑप्शन सी है शारीरिक, ऑप्शन डी है सामाजिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक। ठीक है, बाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक महत्व कारक होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। ठीक है, तो सवाल सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन इस पे कह रही है कि बाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिवेश में करनी चाहिए, क्योंकि बालक का जो सामाजिकरण होता है वो जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा रहता है उसी के अनुसार उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, विदेश से प्रभावित है। ऑप्शन ए है कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन बी है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन सी है बाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और ऑप्शन डी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, टीचर अपने शिक्षार्थियों के अलग अलग अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड है। ये भी याद रखना, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास दिया है, बाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति विकास की बात की है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी नहीं होता, यानी एक प्रकार की सिर्फ बुद्धि नहीं होती है, वो कैसी होती है, बहुकारक, यानी कई सारे कारक होते हैं। जिस प्रकार टीचर अपने शिक्षार्थियों को अलग अलग अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, इसे हम ये जानते हैं कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से कैसी है, वो फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए और समूह में चर्चा करने के लिए और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित। तो ये उपागम देश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, ऑप्शन बी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका को प्रतिरूप बनाना, तीसरा है सीखने की तत्परता, चौथा है सक्रिय भागीदारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन में कह रही है कि यदि शिक्षक अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो वह क्या होता है, अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए, समूह में चर्चा करने के लिए और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित।
और ये उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि मतलब टीचर है वो क्या करती है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उत्तर देने के लिए कहेगी, ठीक है। तो ये समूह पर चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करेगी और ये उसकी सक्रिय भागीदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए है बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ऑप्शन डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। इसमें से जो विषय वस्तु में प्रवीणता है ये शिक्षक से संबंधित अधिगम यानी कि लर्निंग है उसको प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि शिक्षण की प्रक्रिया में जब टीचर्स अपने विषय में प्रवीण होते हैं यानी कि दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो टीचिंग को कैसे बना सकते हैं, इफेक्टिव। साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अपने कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। तो बताइए कोहल वर्ग के द्वारा अगर हमें बच्चों में नैतिक विकास करना है, नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो कैसे करेंगे। ऑप्शन ए है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देंगे, ऑप्शन ए बी है कि व्यवहार के जो स्पष्ट नियम होते हैं उन्हें बताएंगे, ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाएं उनमें शामिल करेंगे, और चौथा है कि कैसे व्यवहार किया जाता है इस पर कठोर निर्देश देंगे। कठोर निर्देश देना नहीं है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देना नहीं है, नियम वगैरह बताने नहीं है, तो सबसे अच्छा यही है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चा है उनमें उन्हें क्या करने, हम शामिल करने, ठीक है। इससे उन्हें नैतिक मूल्यों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न जो नैतिक मुद्दे हैं उनकी परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाकर, साथ ही साथ नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनमें नैतिक विकास को क्या कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जो छोटे शिक्षार्थी हैं वो क्या करें, कक्ष में जो समवयस्क हैं उनके साथ अंतःक्रिया करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तरों को सीख सकें, ऑप्शन बी है कि पाठ्यक्रम को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकें, तीसरा है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, और चौथा है कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से क्या कर सकें, नियंत्रित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वे पढ़ने के दौरान समाज में कौशल सीख सके, ठीक है। छोटे विद्यार्थी उनके कक्ष में समवयस्क को साथ अंतःक्रिया करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पढ़ने के दौरान उनमें सामाजिक कौशल जो है अच्छे से सीख सकें। हमारे एक्सप्लेनेशन क्या रही है कि छोटे विद्यार्थी कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पढ़ने के दौरान वे समाज में कौशल सीख सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब एक ऐसा बच्चा जो निरयोग्य है, पहली बार कॉलेज आया है, तो विद्यालय आने के बाद शिक्षक पहली बार विद्यालय आया तो टीचर को क्या कर देना चाहिए। ऑप्शन ये है कि बच्चों की नियोग्यताओं के अनुसार से विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। मतलब बच्चे के अंदर जो नियोग्यता है उसके अनुसार कह देना चाहिए कि इसे तो विशेष विद्यालय में भेज दो। ऑप्शन बी है कि उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रख दें, उसे हम क्या कर दें, अलग थलग कर दें, ठीक है, जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे अलग कर दें। तीसरा है कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि बच्चों के माता पिता उनके साथ चर्चा करें। चौथा है कि प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चा अंदर आएगा उससे पहले उसकी प्रवेश परीक्षा होगी। देखो ये तो आपने देखे होंगे सारे ऑप्शन देखने के बाद हमेशा दीजिए पर पहुँचे कि हमारा ऑप्शन सी सही है। क्यों, क्योंकि एक निरोग बच्चा अगर पहली बार विद्यालय आया है तो शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ करने के लिए चाहिए चर्चा। प्रवेश परीक्षा लेना, निरोगता के अनुसार विद्यालय में भेज देना, अलग थलग कर देना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए जो बच्चे के माता पिता हैं उनके साथ क्या कर लेनी चाहिए, चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय नामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन सी है विकल्पों के निर्वेचन और विश्लेषण करने की योग्यता,
अवस्था, और ऑप्शन डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो इंद्रिय कामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। सबसे पहले पूछेगा कि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में कहा है। पहली है संवेदी कामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11, और चौथी है अमूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 या उससे ऊपर तक होती है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि इंद्रिय कामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना जाता है, और इस अवस्था में बालक क्या होता है, बालक का व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय और दिशा का भी उसे हो जाता है ज्ञान। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नई नई वस्तुओं को समझने का प्रयास करेगा, साथ ही उसमें प्रतीकात्मक चिंतन और परिकल्पना आदि सीखने भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी है केवल वातावरण का, ऑप्शन डी है केवल आनुवंशिकता का। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, मानव का व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है, ये आनुवंशिकता और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है उसका परिणाम होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मानव का व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखता है। हमें शिक्षा के अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, समूह में बेहतर ढंग से सीखते हैं। दूसरा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया है, जब शिक्षक और शिक्षक कार्यक्रम होता है तो उसमें ऐसा ही कहा गया था। तीसरा है कि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों द्वारा बेहतर अवसर मिलते हैं। और चौथा है कि बच्चे की विकास दर कैसी होती है, भिन्न, क्योंकि भिन्न तरीकों से वो क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि बच्चे के विकास की दर कैसी होती है, अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग तरीकों से ही वो सीख सकता है। शिक्षा प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से इसीलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक बच्चा की लर्निंग, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक साथ नहीं सीखता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि शिक्षा नियम की प्रक्रिया में हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चों की विकास दर कैसी होती है, भिन्न भिन्न, और वो अलग अलग तरीकों से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन ए है प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी है समस्या के प्रति जागरूक, ऑप्शन सी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ऑप्शन डी है प्राकल्पना का निर्माण करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूक। ठीक है, इसमें से समस्या के प्रति जागरूकता है वो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में क्या होना, जानना है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अनुभविक, ऑप्शन बी है भावात्मक, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक, ऑप्शन डी है व्यवसायिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक। ठीक है, इसमें से सीखने का क्षेत्र जो है भावात्मक इमोशनली है। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि भावात्मक का तात्पर्य है कि जो मनोवृत्ति है वो वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो कि अधिगम को कैसे बनाते हैं, सुखम यानी कि सुगम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि कोई बच्चा कार्य कर रहा है फिर क्या कैसे लगता है, कदम बोरिंग फील हो रहा है, उबाऊ लगने लगता है, तो वो किस बात का संकेत है। पहला है कि संभावित कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, दूसरा है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तीसरा है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, चौथा है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए कि अगर कोई बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात के संकेत है कि फिर कैसा हो रहा है, यांत्रिक रूप से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए बच्चा को उबाऊ फील हो रहा है। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को लगातार करने लगता है तो उसके बाद उस काम में उसकी रुचि, इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, बच्चा ऊबने लगता है। यानी कि वो एक मशीन की तरह उस काम को कैसे कर रहा था, बार बार कर रहा था, जैसे कि मशीन करती रहती है वैसे वो कर रहा है, इसीलिए वो उबाऊ फील होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां देश की ओर संचेत करती हैं। ऑप्शन ए है वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन सी है सीखने की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। प्रायः जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां होती हैं वो आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर क्या करती हैं, संकेत। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि शिक्षार्थी सीखने में त्रुटि कब अधिक करते हैं, जब वे कार्य को कैसे करते हैं, गलत तरीके से, या फिर उसका अभ्यास नहीं करते हैं, ये रुचि, आंतरिक प्रेरणा आदि की कमी होती है। इसलिए सीखने में सबसे पहली आवश्यकता है कि सीखने में जो सीखा जाए अर्थात आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 29 जनवरी 2012 को हुआ था। आई होप आपको इस पेपर से साथ का आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमारी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। और सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए अपने एग्जाम में बेहतर करने के लिए।